Hello. Now we are on Indian economy 1950 to 1990 chapter of Standard 12 CBSE Economics. तो सबसे पहले हम बात करते हैं as we discussed earlier also when India got independent in 1947 अंग्रेज सब कुछ साफ कर गए थे. हमारे पास there was lot of poverty, lot of unemployment in India और इतने सारे और issues थे. अब इन सब issues को इन पे काम कैसे किया जाए, इन सारे इश्यूज को उठाया कैसे जाए, हर चीज को संभालना था. पूरे हिंदुस्तान में हर एक सेक्टर, हर एक चीज बिखरी हुई थी. ऐसे वक्त में हाउ टू टेक ऑफ द थिंग्स, कैसे हिंदुस्तान को संभाला जाए, और हमारे पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड थी. रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी लिमिटेड थी और हमारा एक्सपीरियंस और तजुर्बा भी लिमिटेड था बिकॉज हमने पहले मुगल्स की गुलामी की एंड आफ्टर लॉट ऑफ पीरियड हमने ब्रिटिशर्स की गुलामी की और अब अचानक से हमें इतना बड़ा कंट्री इंडिया को संभालना था. तो अब कैसे उठाया जाए, कहां से शुरू किया जाए, पहले किस चीज को उठाया जाए, दिस वॉज अ वेरी बिग प्रॉब्लम एंड चॉइस was to be made. एक चॉइस मेक करनी थी, कहां से शुरुआत की जाए. एंड हियर कम्स अप कि सब कुछ एक साथ नहीं उठाया जा सकता था. तो पहले किस चीज को उठाओ. जायज है एक चीज को उठाओगे तो दूसरी चीज वैसे ही बिखरी हुई है और बिखर सकती है, बट नहीं उठाया जा सकता था. कोई भी हमारे पास रास्ता ही नहीं था. इसलिए गवर्नमेंट एडॉप्टेड 5-year प्लानिंग सिस्टम. 5-year प्लानिंग सिस्टम. इतना बड़ा कंट्री है तो इसको कम से कम एक सेगमेंट को उठाओ, किसी एक सेक्टर को उठाओ, एक एक करके उठाओ, एक सेक्टर को उठाओ और पहले 5 सालों में उसको खड़ा करो. दूसरे सेक्टर को उठाओ, फिर 5 सालों में उसे कंसंट्रेट करो, उस पे कंसंट्रेट करो और उसको खड़ा किया जाए, उसको स्टैंड अप किया जाए. इस तरह से स्लोली सारे सेक्टर्स पे काम किया जाए. बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो पैरेलल उठानी पड़ेगी, हर प्लान में उठानी पड़ेगी. उसको बोलते हैं कॉमन गोल्स ऑफ द 5-year plans. So this chapter is basically concentrated to the 5-year plan. So as notified to you, India got its independence in 1947. 1947 में we got independent and after 1947 सब कुछ बिखरा हुआ था. How to work out first? तो पहले हमारे पास में एक बहुत बड़ा सवाल आया कि अब हम किस दिशा में चलें, which route to adopt now, because total economies दो तरीके की होती है. एक इकोनॉमी होती है कैपिटलिस्टिक, like the economy of America. कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब सब कुछ प्राइवेट. दूसरी इज द सोशलिस्टिक. सोशलिस्टिक इकोनॉमी इज द इकोनॉमी जहां पे सब कुछ सरकारी होता है. अब इंडिया को डिसाइड करना था वो कैपिटलिज्म फॉलो करे या सोशलिज्म फॉलो करे. तो फर्स्ट पॉइंट वाज इंडिया हैड टू डिसाइड whether to adopt the capitalistic structure of economy or the socialistic structure of economy. कैपिटलिस्टिक जहां पे सब कुछ प्राइवेट होगा, सोशलिस्टिक जहां सब कुछ सरकारी होगा. एवरीथिंग वुड बी इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट. बट इन 1947 we got independence. 1948 में फाइनली इंडिया डिसाइडेड टू गो ऑन मिडवे. ना हम पूरे कैपिटलिज्म अडॉप्ट करेंगे, ना हम सोशलिज्म अडॉप्ट करेंगे, हम दोनों का मिक्सचर अडॉप्ट करेंगे. इंडिया अडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी इज द इकोनॉमी वेयर गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट, government sector and the private sector move hand in hand, work parallelly. दोनों पैरेलल चलते हैं. हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं वहाँ प्राइवेट बैंक्स भी हैं. हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ प्राइवेट स्कूल्स भी हैं. जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं. दोनों आपस में पैरेलल चलेंगे, दोनों को एग्जिस्ट करेंगे. सो मिक्स्ड इकोनॉमी इज इकोनॉमी वेयर बोथ गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर वर्क जॉइन हैंड इन हैंड, वर्क पैरेलल एंड both coexist. So India adopted in 1948 adopted the mixed economy structure. उसके बाद once the structure was clear कि अब हम कौन सा फॉलो कर रहे हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी स्ट्रक्चर. अब हमें उठाना था सेक्टर्स को उठाना था. अब हमें प्लान बनाना था किस पे काम शुरू किया जाए, कहां से काम शुरू किया जाए. अगेन आई एम सेइंग सब कुछ बिखरा हुआ था, बट फ्रॉम वेयर टू गिव इट अ स्टार्ट. स्टार्ट कहां से किया जाए. फाइनली हम लोगों ने
प्लानिंग कमीशन बनाया, अ पर्टिकुलर कमीशन, अ पर्टिकुलर ग्रुप जो प्लान करे, that is taken as planning commission, and planning commission was set up in 1950 under the chairmanship of Prime Minister. 1950, the most remarkable point, in 1950 इंडिया में सेटअप हुआ प्लानिंग कमीशन under the chairmanship of Prime Minister. Further, this planning commission in 1950 gave its first plan. इसने अपना पहला प्लान बनाया 1951 में, first 5-year plan. First 5-year plan was concentrated to the development of agriculture, जिसका main motive था development of agriculture, taking into account कि सबसे पहले basic जरूरत एक इंसान की है रोटी कपड़ा मकान, तो पहले तो रोटी, इसलिए let's take off agriculture to be the first and the prime प्रायोरिटी, उसको उठाते हुए पहले हम उसको डेवलप करेंगे. इन 5 सालों में हमारा पूरा कंसंट्रेशन होगा एग्रीकल्चर को डेवलप किया जाए, ताकि अपने नेशंस, ताकि अपने देशवासियों को एटलीस्ट हम रोटी उपलब्ध करवा पाए, द बेसिक नेसेसिटी टू द लाइफ. तो अब हम आते हैं, बट इसके अलावा प्लान्स में कुछ कॉमन गोल्स भी रखे गए. खाली एक ही चीज नहीं रही कि खाली आपको एग्रीकल्चर उठाना है, एग्रीकल्चर तो उठाना है, इसके अलावा हर प्लान में, भले वो फर्स्ट प्लान हो या भी चल रहा 12th प्लान हो, सब प्लान में कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव डाले गए. हर प्लान में थे, फर्स्ट ईयर प्लान में भी थे और अभी के 12th ईयर प्लान में भी ये हैं. कौन से बेसिक ऑब्जेक्टिव? वन इज growth of the economy, second is modernization, third is self-reliance, and fourth is equality. ये 4 basic common goals हर प्लान में डाले गए. तो पहले let's take up growth. ग्रोथ का इंडिकेटर है जीडीपी. जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डेफिनेशन है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डेफिनेशन है इट इज द मार्केट वैल्यू, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री. जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स and services produced in the country. So first indicator was GDP, gross domestic product. Aim, production बढ़ाओ, increase the production of goods, increase the production of services if you want to see growth of the country. अगर आप कंट्री को ग्रोथ की तरफ ले जाना चाहते हो तो एक ही तरीका है कंट्री में प्रोडक्शन बढ़े. जाहिर से प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोग ज्यादा चाहिए होंगे, रोजगार बढ़ेंगे, अपने आप गरीबी हटेगी. तो ये प्राइम ऑब्जेक्टिव था ऑफ द ग्रोथ वाज अ प्राइम ऑब्जेक्टिव. जीडीपी वाज इज इंडिकेटर एंड जीडीपी इज अ इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. नाउ लेट्स टेक अप द सेकंड वन. सेकंड basic and common objective was modernization. Modernization was also the necessity at every stage, and definitely in 1947 आजादी के तुरंत बाद तो modernization की बहुत बड़ी अहमियत थी, बहुत ज्यादा जरूरत थी, बिकॉज अंग्रेजों ने कभी एग्रीकल्चर पे ध्यान ही नहीं दिया, हमारी इंडस्ट्रीज को डेवलप होने दिया नहीं, तो हम वही आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, वही पुरानी टेक्नोलॉजी यूज करते आ रहे थे. उसको मॉडर्नाइज करना था. सिर्फ हमको टेक्नोलॉजी को ही मॉडर्नाइज नहीं करना था, हमें सोसाइटी को भी मॉडर्नाइज करना था. सो मॉडर्नाइजेशन डजंट इटसेल्फ मींस कि मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, मॉडर्नाइज इंडस्ट्री, मॉडर्नाइज द टेक्नोलॉजी, अपग्रेड द टेक्नोलॉजी. नो, इट ऑल्सो मीन्स टेक्नोलॉजी तो अपग्रेड होनी चाहिए, एग्रीकल्चर तो मॉडर्नाइज होना चाहिए, इंडस्ट्री तो मॉडर्नाइज होनी चाहिए, बट उसके अलावा हमें सोसाइटी को भी मॉडर्नाइज करना है. सोसाइटी को मॉडर्नाइज कैसे करना है? सबसे पहले हमें फेमिनिज्म पे वर्कआउट करना है, विमेन को उनका स्टेटस देना है. वी हैव ऑल्सो वर्क आउट टू द सोशल आउटलुक, गिविंग इक्वल स्टेटस टू द विमेन, गिविंग इक्वल स्टेटस टू द विमेन. ये भी मॉडर्नाइजेशन है. नेक्स्ट कम्स अप सेल्फ रिलायंस. अब इंडिया को सेल्फ रिलायंट भी बनाना था. सेल्फ रिलायंट मींस 7th 5-year प्लान में हमने सेल्फ रिलायंस पे बहुत फोकस किया. 7th 5-year प्लान में सेल्फ रिलायंस पे बहुत फोकस किया. सेल्फ रिलायंट का मतलब बस अब फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंस, जो हमारा फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंड है, उसे कम किया जाए. लेट्स बिकम सेल्फ रिलायंट. जो चीजें हम विदेशों पे निर्भर हैं, जो चीजें हम इंपोर्ट करते हैं, नाउ लेट्स ट्राई टू प्रोड्यूस दोस गुड्स
विद इन अ कंट्री, अपनी कंट्री में प्रोड्यूस किया जाए। इसको इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाइए। सेल्फ रिलायंट इसलिए भी जरूरी था टू गिव इंडिया अ प्योर स्टेटस ऑफ सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब अगर हम फॉरेन कंट्रीज पे गुड्स के लिए डिपेंडेंट रहेंगे तो कभी ना कभी उनकी माननी भी पड़ेगी, उनके आगे झुकना पड़ेगा। तो ना झुकना पड़े, हमें उनकी ना माननी पड़े, वी कैन टेक आवर ओन डिसीजंस। इसके लिए जरूरी था टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट। नेक्स्ट वाज इक्वालिटी, टू मेक India made to promote equality in India, because India was having a high degree of inequality in wealth, inequality in occupation, inequality of economy, बहुत ज्यादा फैली हुई थी, and equality was required। और equality तभी आ पाएगी, ये बोलिए, ये सब चीजें growth, modernization, self reliance, growth, modernization, self reliance तभी काम की हैं अगर equality है तो। अगर इक्वालिटी है तो इक्वालिटी का मतलब अगर हम मॉडर्नाइजेशन, कोई चीज मॉडर्नाइजेट हुआ, कोई चीज नई आई, कोई नई टेक्नोलॉजी आई, उसका तभी आना सफल है अगर वो पुअर टू द पुअरेस्ट सेक्शन तक पहुंच सकती है। तो उसको पुअर टू द पुअरेस्ट सेक्शन तक पहुंचाना था। अगर वो पहुंच ही कुछ लिमिटेड सेक्टर तक रही है तो हमारा मॉडर्नाइजेशन, ग्रोथ और सेल्फ रिलायंस का कोई मोटिव ही नहीं था। तो इक्वालिटी वाज अ मेन बेस। द मेन एम ऑफ इक्वालिटी वाज कि इकोनॉमिक बेनिफिट शुड रीच टू द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब हम बात करते हैं, इस चैप्टर में 3 बातें मेन आएंगी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो पहले हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की। इन 1951 जब हमने पहला प्लान बनाया तो पहले प्लानिंग के टाइम पे 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर डिपेंडेंट था। 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन, हर 4 में से 3 लोग वो डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। उस समय एग्रीकल्चर वाज कंट्रीब्यूटिंग 58% टू द कंट्रीज जीडीपी। कंट्रीज जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना था? 58% था, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहां पे एम्प्लॉय थे। 58% was the contribution of agriculture to the gross domestic product, or you can say to the national income of the country। इसलिए भी हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो पहला प्लान बनाया उसमें एग्रीकल्चर को प्राइम इंपॉर्टेंस दी और ये सोचा सबसे पहले उसको उठाया जाए, उस पे काम किया जाए। So now let's come down to why the planners gave the importance to the agriculture। तो first was because देना पड़ा, 3/4 people were employed in it, 58% was the contribution of the agriculture to the national income। Third important point is agriculture is the backbone of industries। Industries की backbone है। Agriculture provide raw material to the industries। Further, agriculture was even responsible for the foreign trade। जब हमारे यहाँ था ही एग्रीकल्चर, इंडिया वॉज एग्रीकल्चर कंट्री, तो एक्सपोर्ट करोगे तो करोगे क्या? तो कुछ एक्सपोर्ट करने के बारे में अगर हम सोचते तो एग्रीकल्चर के बारे में ही सोच सकते थे, इसलिए एग्रीकल्चर को डेवलप किया गया। उसके बाद मेन पॉइंट, इट को डेवलप करना इसलिए भी जरूरी था बिकॉज मेजर पार्ट ऑफ हाउस होल्ड कंजम्पशन था। इट वॉज अ मेजर पार्ट ऑफ हाउस होल्ड कंजम्पशन। सो क्विक रिकैप, हमें क्यों, व्हाई वाज द प्रायोरिटी गिवन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर? वन वाज 3/4 population was employed in agriculture। Their 50 agriculture contributed 58% to the country's GDP or the national income। Third, major part of household consumption। It formed major part of household consumption। It was a backbone, it was a base to Indian industry, and उसके बाद it had a very important role in the international trade। आगे चलते हैं, बट अब प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर की कुछ बहुत प्रॉब्लम्स भी थी बिकॉज अंग्रेजों ने इसको कमर्शलाइज एग्रीकल्चर बना दिया था। वो व्हीट राइस पे ध्यान नहीं देते थे, वो टी, कॉफी, रबर प्लांटेशन, इंडिगो पे ध्यान देते थे। कहीं ना कहीं हमारी एग्रीकल्चर को आउटडेटेड कर दिया था। दे वर फुल टारगेटेड टू मेक एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर मोर कमर्शलाइज। वो क्रॉप्स पे ध्यान दे रहे थे विच वॉज द बेसिक नेसेसिटी, विच वॉज द नीड ऑफ ब्रिटेन। बाकी हमारे पे एग्रीकल्चर पे उनका कोई फोकस नहीं था। सो एग्रीकल्चर वॉज फेसिंग बहुत बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी फेस कर रही थी। एग्रीकल्चर बहुत बैकवर्ड हो चुकी थी। अब क्या प्रॉब्लम से गुजर रही थी, तो हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, जनरल प्रॉब्लम्स, इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स और टेक्निकल प्रॉब्लम्स। व्हाट वर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय एग्रीकल्चर? वी विल स्टडी द प्रॉब्लम्स अंडर 3 basic head। One is the general problem, second is institutional problem, and third is the
टेक्निकल प्रॉब्लम। तो जनरल प्रॉब्लम था दैट वाज सोशल प्रेशर, दैट वाज सोसाइटी। सेकंड वाज प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही थी कि एग्रीकल्चर पे ही सारा बर्डन था। उसके बाद लैंड सब्सिस्टेंस फार्मिंग, हमारे यहाँ जो फार्मिंग चलती थी वो लैंड सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी, यानी कि क्रॉप्स वर ग्रोन एज दोज दैट वर रिक्वायर्ड बाय द फार्मर। वो क्रॉप ग्रो किए जाते थे जो फार्मर को लगता था मेरे घर में खपत हो जाएंगे, वो क्रॉप ग्रो करते थे। उसके बाद क्रॉप लॉस भी बहुत सारा था। यू हैव सीन द लगान मूवी। अल्टीमेटली क्रॉप का लॉस, सालों साल क्रॉप का लॉस हो जाता था। कुछ इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स भी थी। इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स ये थी लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स तो लाए गए बट वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं हुए। फार्मर्स को लैक ऑफ क्रेडिट अवेलेबिलिटी थी, क्रेडिट नहीं मिलता था, मार्केट फैसिलिटीज नहीं थे। फार्मर क्रॉप तो ग्रो कर लेते थे बट बेचे कैसे? जब तक बेचने का सॉल्यूशन नहीं आएगा क्रॉप पड़ा पड़ा क्या करेगा? एंड नेक्स्ट साइज ऑफ लैंड होल्डिंग। साइज ऑफ लैंड होल्डिंग हमारे यहाँ पे बहुत छोटी थी बिकॉज हमारे यहाँ बंटवारा सिस्टम चलता था। आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर द लैंड वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सन्स। तो वो लैंड उसके बच्चों में बांट दी जाएगी, बंटवारा हो जाएगा। और बंटवारा हमारे यहाँ फेंसिंग लगा के कर दिया जाता था, दीवारें करके कर दिया जाता था। तो जब लैंडों में फेंसिंग लग जाएगी तो हर एक बच्चे के पल्ले लैंड साइज बहुत छोटा आता था जिसमें कुछ भी ग्रो नहीं हो पाता था। इसके अलावा हमारे पास कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी थी। हम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे दे वर मोस्ट ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी। क्रॉपिंग पैटर्न भी गलत था, बस ग्रो करो, कोई साइंटिफिक क्रॉपिंग पैटर्न नहीं था। उसके बाद वी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून एंड द रेनफॉल। इरिगेशन नहीं थी। अ क्विक रिकैप। सो प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर वर बेसिकली थ्री। वन वाज जनरल प्रॉब्लम, सेकंड वाज इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम, third was a technical problem. And the social problem and the general problem, first is a social problem, second is pressure of population was increasing, third was land subsistence, land subsistence farming, fourth was crop loss. Under institutional there were defective land reforms. Second is lack of credit availability. Credit का मतलब लोन होता है. Lack of marketing facilities and small size of land holding. Further technical problems. One was obsolete technology. Cropping pattern was wrong and lack of irrigation. अब एग्रीकल्चर पॉलिसी 1950 to 1990 में हम लोगों ने क्या रिफॉर्म्स लाए? ये तो प्रॉब्लम्स थी, अंग्रेजों के वक्त से थी। अब इंडियन गवर्नमेंट ने जब इन चीजों को संभाला, फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया, तो हमें कुछ रिफॉर्म्स लाने की जरूरत थी। सब इमीडिएट रिफॉर्म्स, कुछ नया लाने की जरूरत थी। ये अंग्रेजों की बनाई हुई चीजों को तोड़ने की जरूरत थी। तो इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। 3 फेज में रिफॉर्म्स लाए गए, लैंड रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स और जनरल रिफॉर्म्स आए 1950 to 1990। 1950 से 1990 इज अ पीरियड ऑफ एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स जिसमें 3 एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में लाए गए, लैंड रिफॉर्म्स, टेक्निकल रिफॉर्म्स और जनरल रिफॉर्म्स। तो सबसे पहले लैंड रिफॉर्म में जैसे हम आए, हमने सबसे पहले अबॉलिश किया जमींदारी सिस्टम, अबॉलिश ऑफ द जमींदारी सिस्टम, जो अंग्रेजों का बनाया हुआ जमींदारी सिस्टम था जिसमें इंटिमिडेटरीज थे, जिससे होता क्या था, पूरा यील्ड जो कल्टीवेटर था उस तक नहीं पहुंचता था, टिलर तक नहीं पहुंचता था, सारा पैसा जमींदार खा जाया करता था। जमींदार को हटाने की जरूरत थी। लैंड वुड बी टू द टिलर्स। लैंड जो टिल करता है, जो लैंड में खेती करता है, उसका बेनिफिट उसको मिलेगा, अब जमींदारी को नहीं, जमींदारों को नहीं। तो सबसे पहले अंग्रेजों के बनाए हुए जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया गया, पहला रिफॉर्म। सेकंड वाज रेगुलेशन ऑफ रेंट। रेगुलेशन ऑफ रेंट, जो लोगों के पास खुद के खेत नहीं थे, वो दूसरों के खेतों में काम करते थे, जिसके लिए उनको रेंट देना पड़ता था। रेंट वो जो बढ़ाया जाएगा हमें देना पड़ेगा, तो रेंट को रेगुलेट कर दिया गया कि अब रेंट जो चाहो वो रेंट नहीं ले सकता। जिसकी जमीन है फार्मर से, रेंट वुड बी रेगुलेटेड, इससे ऊपर रेंट नहीं। थर्ड, लैंड सीलिंग एक्ट बनाया गया। लैंड सीलिंग एक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट था कि एक इंसान इससे ऊपर लैंड नहीं रख सकता, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान इस तरह का था, सारी लैंड कुछ लोगों की होती थी, बाकी तो सारे लैंडलेस फार्मर्स होते थे। सारी लैंड एक के पास है, बोला नहीं, इससे ऊपर लैंड नहीं रखी जा सकती। तो सरकार जाती थी, जिसके पास उससे ऊपर लैंड पाई जाती थी वो लैंड सरकार ले लेती थी और उसको ट्रांसफर कर देती थी टू द लैंडलेस फार्मर, ताकि खेती हो,
क्रॉप ग्रो हो, दैट वाज अ नेसेसिटी, फूड वाज अ नेसेसिटी ऑफ दैट आर। उसके बाद लैंड कंसोलिडेशन, लैंड कंसोलिडेशन जैसा हमने समझाया हमारे यहाँ बंटवारा सिस्टम चलता आता है। तो जैसे फादर का डेथ हुआ तो वो लैंड उसके लड़कों में बट गई, जब लड़कों में लैंड बटी तो बंटवारा कायदे में अनाज का करना चाहिए था, इन्होंने बंटवारा जमीन का कर दिया करते थे। यानी कि लैंड में अगर 100 बोरी होती है, 100 बोरी होती है, किसान के 4 बच्चे थे, 25-25 बोरी हर किसी को बांट दो, 100 डिवाइड बाय 4। बट ऐसा नहीं होता था, लैंड का बंटवारा होता था, लैंड में 4 पार्ट्स पड़ जाते थे, फेंसिंग लग जाती थी, तो एक फार्मर के पल्ले मुश्किल से छोटी सी लैंड आती थी जिसमें अब हल भी नहीं घुस सकता था, बैल भी नहीं घुस सकता था। कैसे आप फार्मिंग करते, कैसे प्लोइंग करते? अब वक्त आ गया था लैंड कंसोलिडेशन का। भैया ये फेंसिंग हटाओ, कंसोलिडेट का मतलब मिलाओ, अनाज का बंटवारा होगा भाइयों के बीच में, लैंड का बंटवारा नहीं होगा, लैंड को कंसोलिडेट किया जाए। फिर कुछ टेक्निकल रिफॉर्म्स की जरूरत थी, फिर हम टेक्निकल रिफॉर्म्स लाए, किसानों को बोला वो हमारे देसी बीज छोड़ो, नाउ यूज द HYV सीड्स। HYV सीड्स होते हैं हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, जो उस समय हम लोगों ने इंपोर्ट किए थे। फर्टिलाइजर्स यूज करो, फिलहाल के लिए मैन्योर्स को साइड रखो, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करो। वी नो फर्टिलाइजर्स आर मिक्सचर ऑफ NKNP, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, जो एकदम एग्रीकल्चर ग्रोथ को बढ़ा देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं। फर्दर पेस्टिसाइड्स का यूज करो, बिकॉज आमतौर पे किसान की फसल 20 से 25% फसल खराब हो जाती थी, कीड़े लग जाते थे, पेस्ट लग जाते थे, तो पेस्टिसाइड का छिड़काव करो ताकि किसान की वो फसल बच सके। इरिगेशन का यूज करो, अब रेन जब आएगी तब आएगी, फिलहाल अब ट्यूबवेल से पानी निकाला जाए, इरिगेट किया जाए, और थोड़ा बहुत मैकेनाइजेशन का यूज करो। ये चीजें लानी जरूरी थी, इसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। फिर इसके अलावा हम कुछ जनरल रिफॉर्म्स भी लाए। जनरल रिफॉर्म्स में एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का मतलब अब फार्मर्स को क्रेडिट उनके डोर स्टेप्स पे अवेल कराओ, उनके पास उनको जब पैसे की जरूरत है, बीज खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, कहां जाए? बैंकिंग सिस्टम तो इतना डेवलप नहीं हुआ है, तो अब सरकार उनको उस टाइम पे पैसा उनके डोर्स पे उपलब्ध करवाए, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सिस्टम अवेलेबल हो। उसके बाद जब किसान की फसल पक जाए, हार्वेस्टिंग आए, तो इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग होनी चाहिए ताकि उनका प्रोडक्ट आराम से बिक जाए, जिसके लिए गवर्नमेंट को सपोर्ट प्राइस भी देनी पड़ेगी। सपोर्ट प्राइस का मतलब एक मजबूर किसान किसी भी दाम पे अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ना बेचे, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा। इस प्राइस से नीचे ना बेचे, इस प्राइस से नीचे अगर कोई खरीदता है या कोई खरीदने को तैयार नहीं होता है तो सरकार को लाके बेच दो, जिसको प्राइस सपोर्ट सिस्टम कहा जाते हैं। तो लैंड रिफॉर्म्स में हमने टोटल 4 रिफॉर्म्स पढ़े जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, उसके बाद रेगुलेशन ऑफ द रेन, लैंड सीलिंग एक्ट वाज पास्ड एंड लैंड कंसोलिडेशन एक्ट वाज पास्ड। अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, रेगुलेशन ऑफ द रेन, लैंड सीलिंग एक्ट वाज पास्ड एंड लैंड कंसोलिडेशन एक्ट वाज पास्ड। अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स में हमने पढ़े यूज ऑफ HYV सीड्स, हाई वैरायटी सीड्स, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, more improved use of irrigation and mechanization of agriculture. Under general reforms, we studied about expansion of irrigation, we studied about increasing the institutional credit, we studied about improvement in agriculture marketing and price support system. अब बात आती है ग्रीन रेवोल्यूशन की। तो मिड 1960 में खारिफ सीजन के अंदर गवर्नमेंट ने ग्रीन रेवोल्यूशन अडॉप्ट किया टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ये जो सीड्स यूज किए गए ये HYV सीड्स थे। ग्रीन रेवोल्यूशन हिंदुस्तान में 3 क्रॉप्स पे हुआ, व्हीट, राइस एंड मेज। इसमें सबसे पहले जो सिटीज ली गई, जो स्टेट्स ली गई, ये ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च किया गया पंजाब में, हरियाणा में, बाद में उत्तर प्रदेश में, उसके बाद MP में। फिर से समझ लेते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन मिड 1960 में आया। इसको पैकेज प्रोग्राम का नाम दिया जाता है, पैकेज प्रोग्राम का मतलब अंडर दिस पैकेज प्रोग्राम, ये ग्रीन रेवोल्यूशन पैकेज प्रोग्राम था 3 चीजों का, जिसमें 3 चीजों का पैकेज था। वन वाज HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज करना है अब आपको, बाकी पुराने वाले बीज को किनारे कर देना है। यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स फॉलोड बाय इरिगेशन के बिना ये काम हो नहीं पाएगा। तो इट वाज अ पैकेज प्रोग्राम, यू कैन से कंसिस्टिंग ऑफ पैकेज ऑफ 4 HYV सीड्स,
chemical fertilizers, pesticides, and the use of irrigation. Further, the Green Revolution was limited to only 3 crops. That was rice, wheat and maize. Limited to 3 crops: rice, wheat and maize. ये 2 phases में apply किया गया. First phase was mid of 1960s to 1970 and second phase was mid of 1970 to 1980. पहला phase इसका mid 1960 to 1970 में ये पंजाब में apply किया गया because of fertility of land and it showed tremendous result. बहुत ज्यादा growth हुआ, बहुत ज्यादा agriculture develop हुआ. It was a very big success. Green Revolution proved to be a very big success in पंजाब. उसके बाद फिर सेकंड फेज जो 1970 से लेकर 1980 तक हमने अलग अलग स्टेट्स में लिया. स्टेट्स ऑफ हरियाणा, स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड स्टेट्स ऑफ एमपी. फर्दर बात करते हैं इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या थे. ग्रीन रेवोल्यूशन अडॉप्ट करने के बाद इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी व्हीट, राइस और मेज में बहुत ज्यादा बढ़ गई. इसको बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस बढ़ गया. मार्केट सरप्लस बढ़ गया. मार्केटेबल सरप्लस का मतलब होता है टोटल प्रोडक्शन माइनस सेल्फ कंजम्पशन. टोटल प्रोडक्शन माइनस सेल्फ कंजम्पशन का मतलब अगर 100 बोरीज ग्रो हुई, 100 सैक्स वर ग्रो, किसान ने अपनी फसल जितना यूज करेगा उतना रख लिया. उसके बाद जब मार्केट में बेचा तो भरपूर अनाज था. गवर्नमेंट ने बफर स्टॉक बना लिया. बफर स्टॉक का मतलब होता है इतना हमारे पास व्हीट, राइस का स्टॉक है कि 3 साल तक देश बिना एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के भी देश को पाल सकती है. फॉर द बेनिफिट ऑफ लो इनकम ग्रुप. और इसने बहुत